अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। और नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची से आपसे मुखातिब हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सना अदील, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़ जिल्द हैं, ज़ुबैदा हॉस्पिटल कराची में। और आज जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्माटाइटिस। डैंड्रफ उर्फ़ आम में हम कहते हैं बालों की और उसकी जो खुश्की और सिकरी, और टेक्निकली हम उसको सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। तो इस मौजू के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्किन का, गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर साहबा को आज ज़हमत दी है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डैंड्रफ को बताइए कि डैंड्रफ और सेबोरिक डर्माटाइटिस एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? अच्छा देखिए, डैंड्रफ या सेबोरिक डर्माटाइटिस एक ही स्पेक्ट्रम के दो डिजीज़ेज़ हैं। फ़र्क इसमें ये होता है कि डैंड्रफ हमेशा सर के जड़ तक यानी स्कैल्प तक महदूद रहता है, और उसका अगर सिवियर फॉर्म कर दिया जाए तो उसको हम सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। डैंड्रफ की अगर बात करें तो वो सिर्फ सर तक महदूद रहेगा, वो कहीं और नहीं आएगा बॉडी पार्ट पे। लेकिन जब हम उसे सिवियर कर देते हैं यानी सेबोरिक डर्माटाइटिस का कर देते हैं तो वो फिर चेहरे पे और सीने पे भी, जहाँ जहाँ बाल मौजूद हैं उन पे भी आ सकता है। तो सादा अल्फाज में लोगों की आम फहम ज़ुबान में अगर हम बताएं तो डैंड्रफ जो है वो सिर्फ सर और सर की जिल्द और बालों का प्रॉब्लम है, जबकि ज़्यादा मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो उसको हम सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, जिसमें सर के अलावा भी जिल्द मुतासिर होना, आईब्रोज पे आता है, नाक के अराउंड आता है, कान के पीछे और सीने पे भी आ सकता है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, आप माशाल्लाह माहिर अमराज़ जिल्द हैं, तो कितना कॉमन प्रॉब्लम है डैंड्रफ का और सेबोरिक डर्माटाइटिस का पाकिस्तान में? अगर डैंड्रफ की बात करें तो 1 in 5 पर्सन्स, 20% हो गया। हाँ, 20 से 20, हमारे उसके हिसाब से, स्टडीज़ के हिसाब से 20.5 कहते हैं। इट इज़ दैट कॉमन इन आवर पॉपुलेशन, ठीक है। सेबोरिक डर्माटाइटिस क्योंकि एक फिर हम उसको जो है ना उसमें एक्जिमा के फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आती है। और एक्जिमा एक बहुत जनरल टर्म है, एक्जिमा ड्राइनेस को कहते हैं, और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। उसकी शदीद हाँ, उसका शदीद फॉर्म है। तो वो भी क्लिनिक में अगर हम बोलें तो अमूमन रोज़ के डेली के बेसिस पे ही कमो पेश हम लोग सेबोरिक डर्माटाइटिस के पेशेंट्स भी देख ही रहे होते हैं। सो वो भी बहुत कॉमन है, लेकिन डैंड्रफ ज़्यादा प्रिवेल करता है। और ज़्यादा इसमें डॉक्टर साहब कौन से मतलब मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, कौन ज़्यादा अगर देखा जाए तो यानी जो यंग एडोलेसेंट एज या जो प्यूबर्टी हिट करते हैं, 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, सने बुलूगत में बिल्कुल, जैसे ही वो अभी उनके सेबेशियस ग्लैंड या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आते हैं जिनकी वजह से एक्नी होती है, ये सब होता है, तो जैसे ही वो एक्टिव होते हैं उसी के साथ सेबोरिक डर्माटाइटिस तकरीबन जुड़ी हुई हैं दोनों चीजें। बिल्कुल, दोनों जुड़ी हुई हैं। दोनों की सेबेशियस ग्लैंड्स यानी जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, टीनेजर्स के अंदर ये इसका इंसिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि डैंड्रफ और ये सेबोरिक डर्माटाइटिस जो है ये हो क्यों जाता है? देखिए, एक तो चले हार्मोन्स का, हमने बोला हार्मोन्स होते हैं, वो तो है। दूसरे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? प्यूबर्टी पे क्या होता है कि एक फंगस है जिसे हम मेलेसीजिया कहते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी पे नॉर्मल कमेंसल होते हैं, हमारी बॉडी पे पाए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले या उन्हें उनकी पसंद की ग़िज़ा मिले, जो कि उनकी ग़िज़ा है ऑयल्स या फैट्स, जब वो उन्हें ज़्यादा मिलता है, जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो उसकी वजह से और ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा आनी शुरू होती है, प्यूबर्टी के बाद नज़र आती है। सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा देखिए हमारा पुअर हाइजीन है, लोग नहाते नहीं हैं सही तरीके से, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऑयल हो गया, टोटके हो गए, इन सब की वजह से ये और बढ़ के आ जाता है। एड्स आ रहे होते हैं इन चीज़ों के। आप देखिए ऑनलाइन ऑर्डर करके कितनी चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कैल्प को इरिटेट करता है। ऑलरेडी आपके स्कैल्प पे एक प्रॉब्लम मौजूद है, आपने उसको टेक केयर किया नहीं, और आप उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे तो वो बढ़ता है। सिर्फ ये चीज़ नहीं, इसके अलावा देखें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कोमॉर्बिड्स होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं लोग, उसमें भी क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो ये बढ़ के सामने आता है। फिर चेहरे पे हम बहुत सारी चीज़ें लगा रहे होते हैं, इरिटेंट्स होती हैं, उसकी वजह से होता है। क्राउडिंग है, तो बड़ा रिवाज है कि जी बड़े तेज रंग वाले साबुन और बड़े खुशबूदार साबुन, बिल्कुल, केमिकल्स, बालों को ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं, डाइज कर रहे होते हैं, उनके बाद बहुत ज़्यादा आता है। फिर बहुत सारी बीमारियाँ, एक तो स्ट्रेस से ये बहुत बढ़ता है, फ्लेयर अप होता है, उसके बाद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स, जहाँ बहुत सर्दी में बढ़ेगा, वाज़े होके आएगा, या बहुत शदीद गर्मी और स्पेशली ह्यूमिडिटी के साथ, जो कि कराची में बहुत पाई जाती है, तो इसमें इस जगह पे बहुत ज़्यादा देखने को आता है। इसका मतलब है कि अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का मुवाजना करें तो कराची में सेबोरिक डर्माटाइटिस या डैंड्रफ
शायद दूसरे शहरों की बहुत निस्बत ज़्यादा होगी। जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होगी उधर सबसे ज़्यादा लोगों में ही आएगा। ऑलराइट। और ये जो हमारी डस्ट वगैरह है, हमारी पोल्यूशन, जो वही मैंने बात की, हमारी लाइफस्टाइल देखिए, पोल्यूशन की बात हो गई, ओवर घर में 5-6 अफराद रह रहे हैं, पानी वैसे हमारे पास नहीं, नहाना कम होता है, हाइजीन का हम ख्याल रखते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इन फैक्टर्स को इसको बढ़ा देती हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम इतना बुरा नहीं होता, ये सारे फैक्टर्स इसको एग्जैसरबेट कहते हैं हम हमारी ज़बान में, इनको बढ़ा देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस और डैंड्रफ के, कि जो लोगों में नज़र आए तो उनको फिर एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, जैसे हमने बात की कि खुश्की या जो डैंड्रफ है वो आता है, वो छिलके उतरते हैं, राइट। हम लोग ने बहुत सारे एड्स वगैरह भी देखे हैं कि वो क्या होता है, शोल्डर पे गिर रहा होता है तो बहुत शाय हो रहे होते हैं, छुप रहे होते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जब भी आप देखो कोई भी एट होम आपके सर में खारिश शुरू हो रही है और आप जब खारिश करें तो छिलके उतर रहे हैं, अगर छिलके नहीं उतरते, अगर हम सेबोरिक, ये तो डैंड्रफ की बात होगी, अगर हम सेबोरिक की तरफ जाएं तो वो ग्रीसी होते हैं, चिकने स्केल्स होते हैं, बाल चिकने रहते हैं। उसके बाद जब आप खारिश करते हो तो वो इरिटेशन और बढ़ती जाती है, और उसके बाद ज़ाहिर है जब आप स्किन छीलेंगे, और हमेशा याद रखिएगा सेबोरिक डर्माटाइटिस में नीचे रेड इन्फ्लेम्ड स्किन होती है, यानी सूजन हुई भी होती है, सोजिश होती है। तो वो जब स्क्रैच करते हैं तो तकलीफ़ भी होती है, जलन भी होती है, और ज़्यादा अगर अनकंट्रोल छोड़ देंगे, हम नहीं जाते, नहीं दिखाते डॉक्टर को, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर उधर फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारी बात है, स्किन डैमेज हुई है तो जब भी बिल्कुल खारिश करने से, तो वो बिल्कुल वक्त रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन स्किन डैमेज हो जाती है, और डैमेज हो जाती है। तो जिसको भी जब भी खारिश हो, छिलके उतरे, प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें, ना कि इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने अलामात वजूहात दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। एक पेशेंट आपके पास क्लासिकल सिम्टम्स के साथ आया है, तरीका इलाज क्या है उसका? देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि डैंड्रफ है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, किस नौइयत का है, सिवियर है, माइल्ड है, हल्का है, क्या है। अमूमन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम एंटी फंगल शैम्पू से करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि फंगस का इसमें बहुत बड़ा रोल पाया जाता है। एंटी फंगल जो शैम्पूज़ होते हैं हमारे अमूमन 2-3 तरह के होते हैं, जिनमें हम कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करते हैं, सेलेनियम सल्फाइड होता है, और जिंक पायरेथियोन होता है। हम अमूमन उन लोगों को ये एडवाइस करते हैं 2 to 3 टाइम्स अ वीक के आप लगाएं, और उसके साथ, क्योंकि ये एंटी फंगल शैम्पूज़ हैं, तो उसके साथ बीच में माइल्ड नॉन परफ्यूम्ड शैम्पूज़ जो होते हैं वो भी यूज़ करें। इनके साथ रोज़ नहीं लगाना एंटी फंगल, रोज़ नहीं करना है। इट इज़ रोज़ करेंगे तो वो तो और ड्राई कर देगा स्कैल्प को, वो और इरिटेशन कराएगा, छिलके तो उतर जाएंगे लेकिन स्कैल्प ड्राई हो जाएगी और ख़ारिश करेगी। सो हम उस, और फिर एक पूरा लाइफस्टाइल बताते हैं आपने कैसे मेंटेन करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, स्ट्रेस होता है, डाइट होता है, इन पूरी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं उन्हें। क्योंकि देखिए, जहाँ हमने ये बात की, मैंने आपको बताया था डैंड्रफ भी कंट्रोल करना है, क्योर नहीं होता इसका। सेबोरिक डर्माटाइटिस फॉर्म ऑफ एक्जिमा है, एक्जिमा ने तो जड़ से नहीं जाने से कंट्रोल होना है, तो ये कोई 3-4 महीने की तो बात नहीं है। ठीक भी हो जाए तो आपने उसको ट्रीटमेंट पे रखना होता है, बेशक कम कर दें, तो इससे से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। फिर इसके बाद अगर सोजिश है, नीचे स्वेलिंग है, लाल हो रही है स्कैल्प, फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी देते हैं, यानी वो हम कंबाइन करते हैं एंटी फंगल शैम्पूज़ के साथ, एक पूरा रेजीम होता है। किसी में बहुत ज़्यादा हो जाए, जो शदीद उसके साथ सिम्टम्स के साथ आते हैं, फिर हम इन्हें ओरल टैबलेट्स भी खिलाते हैं। तो ये पूरा हम देखते हैं कि सिवेरिटी क्या है, हल्की है, ज़्यादा है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट को हम प्लान करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मतलब स्कैल्प या सर के बालों से लेकर उससे मजीद आगे तजावुज़ कर गया है, जिल्द के ऊपर भी आ गया, तो उस सूरत में शैम्पू तो जिल्द पे नहीं लगाया जा सकता, तो क्या कोई एंटी फंगल लोशंस या वो भी हम लोग लोशंस भी हैं, हमारे पास क्रीम्स भी हैं, बहुत सारी हैं। हम लोग अमूमन लगवाते भी हैं लोशंस या शैम्पू से, हम वॉश भी कराते हैं, और सिर्फ उन एरियाज़ को कराएंगे जिन पे हमारे पास सेबोरिक डर्माटाइटिस के अलामात मौजूद हैं। पूरी बॉडी को वॉश नहीं कराएंगे, लेकिन उसके अलावा अब जैसे फेस है, फेस पे हम लोशंस वगैरह नहीं लगाते, सो उसके लिए क्रीम्स भी मौजूद हैं, वो उनसे हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आपको पता है हमारे मुल्क में गुर्बत भी बड़ी ज़्यादा है, तालीम का भी फुकदान है, तो अक्सर लोग इसको, फिर दूसरा ये मतलब जिसे सादा अल्फाज में कहें कि कोई जानलेवा मर्ज़ भी नहीं है, एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ी सी उसको कॉस्मेटिकली उसको थोड़ा फील हो रहा है पेशेंट को, तो नटशेल में ये है कि अगर पेशेंट इलाज के लिए आपके पास नहीं आता, इसकी कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कोई ये मूजी बीमारी तो है नहीं,
ठीक है ना, इट इज़ जस्ट अ ड्राइनेस ऑफ स्कैल्प। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि एक तो बार बार इचिंग करने से, खारिश करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं जिनमें दर्द और तकलीफ़ होता है, फिर उनसे पीप या पस आता है। सो वो एक अलग है। एक तो सोशली वो लोग, बच्चे स्पेशली या एडल्ट, जब ऊजिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उससे और बढ़ता है, और उसके बाद वो बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं, स्मेल आती है उससे, ये सारी चीज़ें। तो बंदा पहले ही कंट्रोल कर ले तो ये सब चीज़ों से बच सकता है। दूसरी बात जो एक हाँ हमारे यहाँ देखा गया है वो ये हेयर फॉल। अगर तो अर्ली स्टेजेस में हेयर फॉल होता है और पेशेंट हमारे पास आता है तो अमूमन वो कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत देर से आते हैं, जब स्कैल्प ऑलमोस्ट काफ़ी नज़र आ रहा होता है, तो उसमें थोड़ी सी हमें ट्रीट करने में थोड़ा लॉन्ग टर्म लगता है, और उसमें फिर हमें सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेना होता है, हमें ओरल मेडिकेशंस भी देनी होती है, खाने वाली भी, लगाने वाली भी, और उसमें थोड़ी मेहनत फिर ज़्यादा लगती है। तो हम लोग तो यही, हमारी एडवाइस यही होती है कि जब आपको ये अलामात महसूस हों, नज़र आएँ, तो उसी वक्त आ जाएं, ताकि रब्ता कर ये लें। बाद में कॉम्प्लिकेशन के, देखिए बाल बहुत स्लो ग्रो करते हैं, एकदम वापस नहीं आते। हम खुद देखते हैं कि बाल 2 महीने में गर्दन से पाँव तक तो पहुंच नहीं सकते। जी, इसी सो तरह। ओवर बहुत टाइम लगता है, और हमारे यहाँ आपको पता है गुर्बत, महंगाई, उसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक आम आदमी। तो अगर वो जल्दी आ जाएं, 2-3 महीने में हम उसकी इस प्रॉब्लम को टेक केयर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तरीक़ा इलाज में एक तो एंटी फंगल शैम्पू का जिक्र किया, एंटी फंगल क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, लोशन भी हैं, और खाने वाली एंटी फंगल अद्वियात भी होती हैं जो शदीद बीमारी की सूरत में आप पेशेंट को दे रही होती हैं। आप चूँकि एक डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डर्माटोलॉजी में मुख्तलिफ प्रोसीजर्स भी अब आ गए हुए हैं, जिसमें लेज़र भी है और दूसरे PRP है, तो आपकी एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में कोई ट्रीटमेंट इसका लॉन्ग टर्म होता है डैंड्रफ वगैरह? बिल्कुल। देखिए, जहाँ आपने बिल्कुल बात की कि हमारे पास एंटी फंगल शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, इसके अलावा जब सेबोरिक डर्माटाइटिस जब सीवियर हो जाए, जिसमें स्केल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो इससे कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर हमारे पास और भी केरेटोलिटिक शैम्पूज़ होते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, कोल टार होता है, हम यूरिया बेस्ड शैम्पूज़ होते हैं, या हम लोग फॉर्मुलेशंस बना के भी देते हैं। जब उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो डेफिनेटली हम प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें एक होता है केरेटोलिटिक पील्स, वो हम बनवाते हैं और ख़ुद स्कैल्प पे लगाते हैं, ताकि जो मोटी थिन लेयर अगर पपड़ी जमी है तो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट एनी ट्रॉमा टू द स्कैल्प और दी हेयर, उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि अमूमन देखा गया कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने कंघी से निकाला, तो वही बात है, नीचे मैंने बताया ना पिंक या इन्फ्लेम होते हैं, वो ज़ख्म भरे हुए लेके आते हैं। तो हम कहते हैं आप नहीं करें, आप हमारे पास आएँ। इसके अलावा भी हमारे पास लेज़र थेरेपीज़ डिवाइस मौजूद है, LED लाइट्स होती हैं, एक LLT करके लो लेवल एनर्जी लाइट्स होती हैं, उससे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास होते हैं, लेकिन अमूमन कंट्रोल हो जाता है जो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हमारी मेडिसिन में कहा जाता है कि जिस बीमारी के बहुत सारे इलाज तजवीज़ किए जाते हों तो समझ लें वो लाइलाज है। तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि हाँ, जो ऐसी चीज़ें हैं जो वाज़े तौर पर इलाज जिनका मुमकिन होता है, उसका हर बंदा एक ही इलाज बताएगा, लेकिन मुश्किल जो चीज़ें हैं ना, उसमें हर एक ने अपने अपने टोटके बनाए होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में जो घर में जो ख़वातीन या मर्द हज़रात जो टोटके करते हैं डैंड्रफ के लिए और सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए, वो क्या क्या होते हैं, और आया वो काम करते भी हैं या बस ऐसे ही नफसियाती तौर पे? देखिए, जहाँ हमने बात की कि देखिए आम इंसान को तो नहीं पता ना कि खुश्की या डैंड्रफ या सेबोरिक डर्माटाइटिस क्या है। उन्हें तो लगा कि अभी शुरू हुआ डैंड्रफ, उधर इसको कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स लोग यूज़ करते हैं। ऑयल बेसिकली कंडीशन करता है स्कैल्प को, इसके अलावा हेल्प नहीं करता। और अभी जैसे हमने बात की कि जो फंगस इन्वॉल्व है सेबोरिक डर्माटाइटिस या डैंड्रफ में, उसकी तो खुराक ही ऑयल है। अब आप ऑयल दे दोगे तो वो और वो एग्जैसरबेट करेगा, वो ठीक नहीं करेगा। जल्दी पे तेल डाल दिया एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आजकल जो वो जिंजर का पानी, अदरक का पानी, प्याज का पानी, अब देखिए ये सारी लेमन, कुछ लोग बेकिंग सोडा लगा के आते हैं, एप्पल साइडर विनेगर लगा के आते हैं। देखिए ये सब तुर्श चीज़ें, सिरका वही एप्पल साइडर विनेगर में ही आ जाता है। ये सब स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, ये और स्कैल्प को इरिटेट करते, एसिड्स हैं, वो तो काटेगा स्किन को। ऑलरेडी एक स्किन छिड़ी हुई है, उसको आपने और छेड़ दिया तो वो ठीक तो होके मरीज कभी भी नहीं आएगा। इन्फ्लेमेशन तो या सोजिश तो मजीद बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, इचिंग ज़्यादा होगी, इरिटेट होगा स्कैल्प। लेमन जूस के अंदर जो नींबू का जो रस है उसके अंदर विटामिन सी, तुर्श होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, हाँ, तो वो तो और ज़्यादा इरिटेट कर देता है। हाँ चले, अगर आप कहें कि टी ट्री ऑयल लगाया या चलो दही लगाया, अंडा लगाया, ये भी सिर्फ स्कैल्प को सूद करेंगे,
बट दे आर वक्त नॉट relief इन देंगे। एग्जैक्टली, बट दे आर इन नो वे अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर डैंड्रफ या सेबोरिक डैंड्रफ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इस मौजू की मुनासबत से प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि डैंड्रफ और सेबोरिक डर्माटाइटिस, इसके ऊपर जो हमारे व्यूअर्स हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रोग्राम देख रही हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगी डैंड्रफ और सेबोरिक डर्माटाइटिस के हवाले से? मेरा मैसेज यही होगा कि जब भी आपको, जो हमने अभी इतनी सारी अलामात डिस्कस की, जब भी वो आपको नज़र आएँ, प्लीज़ डॉक्टर के पास आएँ। हमने आपको पूरा तरीक़ाकार बताना है कि किस तरह से आपने शैम्पूज़ यूज़ करने, किस तरह से उनको कंबाइन करना है माइल्ड शैम्पूज़ के साथ, खाने में क्या चीज़ रखना है, नहीं रखना, कैसे अपनी स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करना है, कैसे स्किन की हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, उसमें मल्टीविटामिन्स मिनरल्स का इस्तेमाल रखेंगे। तो इन सब चीज़ों से जब पूरा एक पेशेंट फॉलो करता है, दूसरी बात ये एक चीज़ बहुत याद बताने की ज़रूरी होती है कि देखें, जब ये कंट्रोल भी हो जाएगा, जब छिलके गायब हो जाएंगे, जब डिज़ीज़ कंट्रोल में होगी, तो आपने इलाज छोड़ नहीं देना है, हमें उसको किसी ना किसी तरीके से मेंटेनेंस में रखना होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हम मिला के एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट को ना हेयर फॉल होता है, ना कोई इन्फेक्शन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बहुत अच्छे से फॉर लाइफ कंट्रोल में रहता है। तो प्लीज़ मेरी यही एडवाइस है कि जब भी आप लोगों को ये अलामात हो, प्लीज़ घर के टोटके नहीं इस्तेमाल करें, कुछ नहीं करें, प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, आखिर में मैं डॉक्टर सना अदील का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस कॉमन जल्दी बीमारी के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ के पिछले एपिसोड्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।